ग्लेफ्मा द्वारा आयोजित 66 संगोष्ठी के जिसकी थीम है एनिमल एग्रीकल्चर इन इंडिया द वे फॉरवर्ड, और अपनी 60वीं शायद एनुअल मीटिंग के इस मंच पर विराजमान तेलंगाना राज्य के पशुपालन, मत्स्य पालन, स्पोर्ट्स एंड यूथ मंत्री श्री वकील श्री हरि जी, श्री दिव्या कुमार गुलाटी जी चेयरमैन क्लेफ्मा, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सब्यसाची घोष स्पेशल चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना सरकार, भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी जो एनएलएम देख रहे हैं मुथु कुमार स्वामी जी, मेरे मित्र और तेलंगाना के बहुत ही वरिष्ठ राजनयिक, मेरे ख्याल से 7वां कार्यकाल है, 7 7 का बड़ा महत्व है भारत में। 7 समुद्र, 7 आसमान, 7 भांवरें, 7 जन्म, उसको इन्होंने छू लिया है। वैसे मैं भी बराबरी पे हूँ, मेरा भी 7वां है। अब हम दोनों में कंपटीशन रहेगा कि 8वां, 9वां, 10वां। श्री ठाला राजेंद्र जी, फिशरीज के चेयरमैन मुत्तु साई ज्ञानेश्वर जी, तरुण श्रीधर जी एक्स सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विजय भंडारे जी कन्वीनर मैनेजिंग कमेटी, श्री निसार एफ मोहम्मद साहब, साई कुमार जी, डॉक्टर ओपी चौधरी। जब मैं आया था विभाग में तो ये जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक रिश्ता है हमारा इनका, ये मेरी लोकसभा के रहने वाले हैं जहाँ से मैंने हैट्रिक मारी थी। सुरेश देवरा जी एक्स चेयरमैन, क्लेफ्मा के अन्य अधिकारी, और आपकी अपनी एनडीए या यूपीए 17 एसोसिएशन के चेयरमैन, सेक्रेटरी साहिबान, राज्य और केंद्र के बाकी अधिकारी, देवियों एवं सज्जनों, मुझे बेहद खुशी है कि बहुत क्लेफ्मा द्वारा आयोजित बहुत समसामयिक विषय पर यह संगोष्ठी हो रही है। दोनों का बड़ा आपसी रिश्ता है, एनिमल एग्रीकल्चर। एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची भी हैं। 2 दिन आप यहाँ बैठेंगे, आपके विचार मंथन से, खासतौर से टेक्निकल सेशन से कुछ जरूर ऐसा अमृत निकलेगा जो किसानों की भलाई करेगा। मेरी बड़ी इच्छा होती है और एक सुझाव है कि ये लैंप जलाना, स्वागत करना, स्वागत भाषण देना, फिर हम लोगों के भाषण होने, फिर चले जाना, इससे समस्या का हल नहीं होता है। मैं चाहता ये हूं कि बंद कमरे में खुली बातें होनी चाहिए। कमरा बंद, बात खुली। उसमें कहां आपको दिक्कत आ रही है, पहले पटवारी से लेकर शुरू करो, लेखपाल से। पहले तो वही आपको काफ़ी परेशान कर देगा ज़मीन के नापने के मामले में। तो विभिन्न इंस्पेक्टर जो होते हैं, इंस्पेक्टर राज 16-17 और होते हैं, वो वहाँ की दिक्कतें होते हुए, जिला प्रशासन से होते हुए, स्टेट, सेंट्रल, ये खुल के बातें होनी चाहिए। जैसे मैं अभी कह रहा था कि एक बार मैं यहाँ ना बैठता, ये भाषण ना होता एक लाइन का भी, लेकिन मुत्तु स्वामी जी, घोष साहब, हम दोनों मिनिस्टर और एसोसिएशन के लोग एक मेज पर जरूर बैठना चाहिए था और उसमें बातें होनी चाहिए।
कारण, समस्या और समाधान, उससे कुछ ना कुछ हल निकलेगा। चलिए, फिर भी बैठे तो हैं। मैं अपने बारे में कह दूं कि लोकसभा चलते हुए 3 बार मैं मिलता हूं, सुबह पार्लियामेंट से पहले, लंच में, पार्लियामेंट समाप्त होने के बाद। तो मुझसे समय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो टाइम आपको सूट करे, 11 से पहले, 1 से 2 और शाम के बाद रात 12 बजे तक। जो विभाग सौंपा गया है उसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन जरूर आने चाहिए। मंत्री जी को फिशरी इसलिए मिली है कि ही बिलोंग्स टू ए फिशरमैन कम्युनिटी। तो मछली को कोई तैरना नहीं सिखा सकता और फिशरमैन को कोई समझा नहीं सकता कि मछली पालन कैसे होता है, और मुझे कोई पशुपालन नहीं सिखा सकता। हम ऐसी कम्युनिटी के लोग हैं कि ये हमारे डीएनए में है। तो आदमी माथे पर जात का ठप्पा लेके पैदा होता है, वो पीछा नहीं छोड़ती है जिंदगी में। ये अलग बात है कि मेरे यहाँ पशुपालन 3 पीढ़ी से नहीं हो रहा है, लेकिन आई बिलोंग टू द शेपर्ड कम्युनिटी, तो जल्दी समझ लेता हूँ चीज़ों को। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जिसका संबंध इस देश के किसानों से है कि किसान की आय को दुगना किया जाए, ये शायद 14 या 15 में उन्होंने कहा था। तो मैं हेडलाइन पढ़ते हुए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चला गया और दिन भर सोचता रहा, इनकम दुगनी कैसे हो सकती है। मेरे दिमाग में तब तक 2 बातें थी, या तो प्रोडक्शन डबल हो, जो हो नहीं सकता, हमने जान निकाल ली है खेत की फर्टिलाइजर डाल डाल के, या रेट डबल हो, जो हो नहीं सकता, साल में 1 आध बार एमएसपी बढ़ती है। रात को लौट के डिटेल में अखबार पढ़ता हूँ, तब प्रधानमंत्री की इच्छा थी कि डबल इनकम होगी उन्नत किस्म के, नॉट ओनली पशुपालन। पशुपालन तो कोई चीज़ ही नहीं है जब तक उसमें ब्रीड इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। उन्नत किस्म के पशुपालन, वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन, विश्व स्तर का मुर्गी पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, सुअर पालन, फूलों की खेती, फलों की खेती, औषधि खेती, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, लागत कम हो तो ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, और लागत कम करनी है तो नैनो यूरिया और डीएपी, नैनो डीएपी का इस्तेमाल करके हम इनकम को दुगना कर सकते हैं, जिसमें हमारे विभाग की बड़ी भूमिका। अब इसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। प्रधानमंत्री ने अगर कहा है तो फिर कुछ किया भी है। किया ये है कि जो एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी डिपार्टमेंट कृषि विभाग के बट वृक्ष के नीचे पिछले 70 साल में पनप नहीं पाया, उसको एग्रीकल्चर से अलग किया। मुझे लगता है कृषि मंत्री की आखिरी लास्ट प्रायोरिटी रहती होगी जब मछली वाली फाइल आती होगी, या कुछ पशुपालन की आती होगी, डेयरी की। उनकी आईसीएआर में अगर 150 संस्थाएं हैं तो 10-12 ही तो हमारी हैं, बाकी तो सब एग्रीकल्चर की हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आईसीएआर जैसे है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसकी जगह फिशरी की अलग आईसीएआर होना चाहिए और एनिमल हस्बेंड्री की अलग होनी चाहिए। उसका ए हटा देना चाहिए, इंडियन काउंसिल ऑफ फिशरी रिसर्च और इंडियन काउंसिल ऑफ एनिमल रिसर्च। तब जाकर के लैंड टू लैब असली बात पहुंचेगी। तो अलग बनाया है तो अब अलग सेक्रेटरी है, अलग मिनिस्टर है। अब सपोज ये एग्रीकल्चर में होता तो क्या आना संभव था?
बड़ा विभाग है बहुत। हमारी पहली और आखिरी प्राथमिकता हमारा ही विभाग है, यही वाली ब्रांच। हमारे पास और कोई काम नहीं है, हमें यही करना है। तो उसका अंतर भी 14 साल में उसका रिजल्ट भी आना शुरू हो गया है। एग्रीकल्चर की ग्रोथ या उसकी जोत कम हो रही है और हमारी पशुपालन की 30% योगदान हमारा बढ़ गया है। एक दूसरी बात भी कहूँगा कि 2047 का जब सपना दिखा ही दिया है और संकल्प ले ही लिया है कि भारत विकसित राष्ट्र बने, तो कल से नहीं, कल तो कभी आई नहीं जिंदगी में, आज से ही रोड मैप बन जाना चाहिए। और आज से ही शुरू काम होगा। और 15 अगस्त 47 कोई ऐसा थोड़े ना कि उसी दिन जाकर के टच करेंगे। 40 तक आते आते विश्व को महसूस हो जाना चाहिए कि अब ये 47 तक तो पक्का डेवलप कंट्री हो जाएंगे, नंबर 1 इकोनॉमी हो जाएगी, सुपर पावर हो जाएंगे, विश्व गुरु हो जाएंगे, विकसित राष्ट्र हो जाएंगे और मेरी भाषा में दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारा दबदबा होगा। इसके लिए हर विभाग का रोड मैप एकदम आज ही बन जाना चाहिए और कल से उस पर काम शुरू होना चाहिए। अब बच्चों ने भी तय कर लिया है कि नहीं, हम विकसित राष्ट्र बनेंगे। दूसरा, जब से वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण हुआ है, तब से हर चीज ग्लोबल हो गई है। जो डार्विन का सिद्धांत हमने बायो में पढ़ा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपकी पोल्ट्री पर भी लागू होगा। आपके अंडे में की कितनी है, कोई मुझे आप ही बता रहे थे कि वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, वो इतने का है, ये इतने का है। तो विश्व स्तरीय प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। दूसरा, वैकल्पिक मार्केट पर हमेशा ध्यान देना। किसी एक आतंकवादी संगठन के द्वारा एक किए गए काम से 2 देशों के रिश्ते कई वर्षों के लिए खराब हो जाते हैं और पता नहीं कौन किस देश का कौन सा मुखिया कब क्या निर्णय ले ले। हमारा 60,000 करोड़ का फिश प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट है, जिसमें 20,000 करोड़ केवल यूएस के लिए है। अब पता नहीं टैरिफ, तो हमेशा एक पैरेलल भी हमें मार्केट हमेशा देख के चलना पड़ेगा। मुझे शुरुआत करनी चाहिए थी अपने अवार्डीज़ को बधाई देने पर। जैसा घोष साहब कह रहे थे कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा हमने रोना बहुत रोया। रोना भी रोना चाहिए, उसके बाद समाधान भी होना चाहिए। तो मैं भी आपसे कहूँगा कि मुझे पतझड़ों की कहानियाँ सुना सुना के ना उदास कर, नए मौसमों का पता बता, जो गुजर गया सो गुजर गया। और जब भी आँख खुले तभी सवेरा समझो। तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी बैठा करें और जेंटलमैन टॉक 15-20 मिनट से ज़्यादा की नहीं होती है, जल्दी समझ में आ जाती है। ये तो बड़ा औपचारिक होता है सुबह से लेकर शाम तक। तो हमारे ऑफिस के दरवाजे और घर के आपके लिए खुले हुए हैं। बात बात पे हम चाइना माइना का उदाहरण देते हैं, तो जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ का उसको सीख साख के अपने अप्लाई करना चाहिए, ना कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सब आके भूल जाना चाहिए। तो आपको बधाई, बहुत सीनियर वेटरनियंस को, इस फील्ड के विभिन्न क्षेत्रों के महारथियों का। पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों की एग्ज़ाम हुई है, उनको अवार्ड मिला है। अवार्ड का बड़ा महत्व है। एक मेरा अपने जीवन का अनुभव है, तो मैं ज़िंदगी भर सुनाऊंगा हर अवार्ड शो में। कक्षा 5 में जब हमारी उम्र
9 या 10 साल की थी, नहीं क्लास 4 में, 9 साल की उम्र में अंताक्षरी प्रतियोगिता हुई। तो मेरे टीचर ने मेरा नाम लिखवा दिया और रामचरितमानस की बहुत सी चौपाई रटाई। तो मैं अपने ब्लॉक में फर्स्ट आया, फिर तहसील में, फिर ज़िले में। तो फर्स्ट आने पर उस समय तब विकासशील भी नहीं थे हम, शायद अविकसित थे। तो फर्स्ट आने पर रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी वाली साबुन की टिक्की मिली थी, लेकिन उसकी खुशबू से मैं आज तक महक रहा हूँ, क्योंकि उसने मेरी स्व अर्जित थी वो। उस इनाम ने 9 साल की उम्र में ये माइक का फोबिया दूर कर दिया, मंच का भी बड़ा डर होता है, मंच का, स्टेज का फोबिया दूर कर दिया, और असली बात है पैरों की कपकपाहट को दूर कर दिया। बाद में मैं स्टेट में मिनिस्टर बना, दिल्ली में एमओएस लॉ रहा, एमओएस हेल्थ रहा, सामने हाई कोर्ट के जज हों या सुप्रीम कोर्ट के, मैटर तो खराब हो सकता है, आज भी खराब है, लेकिन पैर नहीं कपकपाते, चाहे सामने 1000 करोड़ वाले पोल्ट्री वाले बैठे हों। ये उस इनाम का कमाल है। तो आज जिनको अवार्ड मिला है, ये हमारे क्लेफ्मा का पद्मश्री पुरस्कार है। इस देश में आबादी बहुत है, अवार्ड बहुत कम है। अगर इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड नहीं करेंगे तो बहुत लोगों का ज़िंदगी में किए गए कार्य का मूल्यांकन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब कुछ भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से काम नहीं चल पाता है। अच्छा लगा होगा आपको, आपके किए गए, आपने जवानी के बेहतरीन साल इस विषय पर गुजारे हैं। आज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है आपको, हर क्षेत्र में मिलता है, पॉलिटिक्स को छोड़ के हर फील्ड में मिलता है लाइफ टाइम अचीवमेंट। यहाँ शायद शुरू हुआ नहीं अभी, ना पार्लियामेंट ने शुरू किया है, ना किसी पार्टी ने शुरू किया है। बेस्ट एमपी का तो मिल जाता है। तो आपको मुबारक हो, और बाकी लोग को प्रेरणा मिलेगी। जब आप उठ के स्टेज पर आए थे, या हमारे कई वेटनेरियन आए थे, उस समय इसी सभागार में बैठे हुए आपके फील्ड के लोगों के जेहन में एक सेकंड के लिए एक विचार आया होगा, काश हमने भी कुछ और मेहनत की होती। कर तो रही हैं, इस हॉल में आने वाले सब मेहनती लोग हैं, थोड़ा और किया होता तो आज हमको भी अवार्ड मिलता। ये काश उनको अगले साल वाले अवार्ड में लेके आ जाएगा। दूसरा, जब आप फेसबुक पे डालेंगे तो जरूर एक आध कमेंट करेगा, ये मैनेज हो गया होगा अवार्ड। तो 2-3 शेर सुनाने का मन है कि अवार्डीज के लिए, ये आम लोग नहीं होते हैं, किसी भी फील्ड में कोई अवार्ड पाए या आपकी तरह 7 बार जीते, ये थोड़े जुनूनी लोग होते हैं। साइको भी कहूं तो कोई गलत नहीं होगा, कुछ ज़्यादा घंटे काम करते हैं। क्वालिटी ऑफ वर्क इनका दूसरों से थोड़ा अलग होता है। एक तो वो है कि जब से मैं चला हूं मेरी मंजिल पर नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा।